डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से अपने एयरफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम को शुरू करने का फैसला किया गया, जिसमें इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी की 37 एयरवेज को मॉडर्नाइज करने का प्लान किया गया है। इसरो की तरफ से अभी 2 नए हैवी लॉन्च व्हीकल को बनाने के साथ साथ नैनो सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए एक नैनो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को बनाने का फैसला किया गया है। इंडियन नेवी की तरफ से अभी अपनी नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए एक ऑफिशियल RFI को इशू किया गया है। और अंत में क्या फंड की कमी होने की वजह से भारत अभी एयरक्राफ्ट से लेकर हेलीकॉप्टर्स तक को भी लीज पर लेने की कोशिश कर रहा है। ऐसे ही कुछ और खबरों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इंडियन नेवी की तरफ से है। आप सब जानते हैं कि जिस तरीके से मॉडर्न वॉरफेयर में एयरफोर्स और एयरबोर्न ऑपरेशन काफी मायने रखते हैं और इसी वजह से जिस देश का एयरफोर्स जितना मजबूत होता है उसका डिफेंसिव और ऑफेंसिव पोजीशन उतना ज्यादा मजबूत रहता है। लेकिन ओवरसी ऑपरेशन के लिए भी नेवी का मजबूत होना काफी जरूरी होता है और आजकल एयरफोर्स की तरह नेवी की तरफ से अपनी खुद की एयरविंग को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश किया जाता है। हमारी सबसे बेहतरीन नेवल एयरवेज की बात करें तो वो गोवा में है, जिसका नाम INS हंसा है और अभी डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से इस एयरवेज को मॉडर्नाइज करने का प्लान किया गया है, जिसमें आने वाले 4 महीनों के अंदर इसकी कंप्लीट एरोड्रोम इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्नाइज करने का प्लान किया गया है। अब ये एयरवेज काफी बिजी एयरवेज है, जिस वजह से इसका मेंटेनेंस करना इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि एकदम इसको हम बंद करके इसके मेंटेनेंस वर्क को शुरू नहीं कर सकते। और इसी वजह से अभी INS हंसा वेज को रात में मॉडर्नाइज करने का प्लान किया गया, यानी कि लगभग रात के 10:30 बजे के बाद सुबह के 6:30 बजे तक इसको बंद रखने का प्लान किया जा रहा है और इसी टाइम के अंदर इसकी सभी मेंटेनेंस वर्क को करने का प्लान किया जा रहा है। इसे अभी हमारी फेज 2 एयरफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंदर मॉडर्नाइज किया जा रहा है और इस दौरान इस एयरफील्ड में कैटेगरी 2 लैंडिंग सिस्टम और कैटेगरी 2 फील्ड लाइटिंग सिस्टम को इंस्टॉल किया जाएगा। इन सभी सिस्टम को सीधे एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के साथ अटैच किया जाएगा, जिस वजह से एयरक्राफ्ट की लैंडिंग से लेकर टेक ऑफ ऑपरेशन को या फिर किसी भी तरह के ऑपरेशन को काफी आसान तरीके से एग्जीक्यूट किया जा सकेगा। इससे स्पेशली खराब वेदर कंडीशन में या लो विजिबिलिटी कंडीशन में भी एयर ऑपरेशन काफी आसान हो जाएगा। अब ये सिविल ऑपरेशन हो सकता है या फिर मिलिट्री रिलेटेड ऑपरेशन भी हो सकता है। अब इसी प्रोजेक्ट की फेज 1 प्रोग्राम के अंदर भी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से लगभग 30 एयरवेज को मॉडर्नाइज किया जा चुका है, जिसके बाद अभी फेज 2 के अंदर एडिशनल 37 एयरवेज को मॉडर्नाइज करने की कोशिश किया जा रहा है और इसके लिए अभी टाटा पावर के साथ गवर्नमेंट की तरफ से एक 1200 करोड़ की डील को साइन किया गया है। अगला अपडेट TNN में एक रिपोर्ट को लेकर है, जिसमें ये बताया गया था कि अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एरियल रिफिलिंग एयरक्राफ्ट से लेकर हेलीकॉप्टर्स और यहाँ तक कि ड्रोन्स को भी लीज पर लिया जा रहा है और TNN के मुताबिक अभी इनको लीज पर लेने के पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो फंड की कमी है। लेकिन असल में अभी इनको लीज पर लेने के पीछे कुछ और भी कारण होने वाले हैं और अगर हम सिर्फ इसको फंड की कमी बताएंगे तो हो सकता है कुछ हद तक सही नहीं होने वाला है, क्योंकि आपको पता होगा कि पिछले कुछ दिनों से हमारे जितने भी ऑफिशियल टेंडर फ्लोट किए गए थे, चाहे वो एरियल टैंकर की टेंडर हो, नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर की टेंडर हो या फिर ड्रोन्स को लेके जो डील पेंडिंग पड़ा हुआ था वो डील हो, इन सभी को अभी हम फाइल करने से पहले इनको लीज पर लेने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले तो हाल ही में ही इंडियन एयरफोर्स के चीफ जब फ्रांस के गश्त पर गए हुए थे, उसके बाद एक एरियल टैंकर को फ्रांस से लीज पर लेने के लिए बातचीत किया जा रहा था और इसके बाद एडिशनल 5 टैंकर को भी आगे चल के भारत लीज पर ले सकता है। दूसरे तरफ नेवी की नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर की टेंडर में भी अभी 24 हेलीकॉप्टर को लीज पर लेने का फैसला किया जा रहा है। साथ ही नेवी की तरफ से अभी 2 MQ-9 ड्रोन्स को भी यूनाइटेड स्टेट से लीज पर लेकर ऑपरेट किया जा रहा है और अभी आर्मी की तरफ से ऐसे 4 और हेरॉन ड्रोन को भी लीज पर लेने के लिए इजराइल के साथ बातचीत किया जा रहा है। तो क्या अभी सच में फंड की कमी होने की वजह से हमारे सभी डिफेंस इक्विपमेंट को लीज पर लेने की कोशिश किया जा रहा है? तो मेरा मानना ये कि इसके पीछे कुछ और भी कारण है, जैसे कि किसी भी चीज को लीज पर लेना काफी आसान रहता है और इसमें हमें बहुत ही कम टाइम के अंदर ही डिलीवरी मिल जाती है और ऊपर से इनकी मेंटेनेंस को लेकर भी हमको ज्यादा झंझट का सामना नहीं करना पड़ता है। लेकिन अगर सेम चीज को हम खरीदने के लिए जाएंगे तो उसके लिए हमें काफी वक्त लग जाएगा और टेंडर को फ्लोट करने के बाद इसको फाइनल होकर हमें सिस्टम की डिलीवरी मिलने तक कम से कम 5 से 7 साल लग जाएंगे। तो अभी हम जितने भी डील्स के बारे में बात करें या फिर जितने भी एयरक्राफ्ट को अभी भारत लीज पर लेने की कोशिश कर रहा है, इन सभी को हमें इमरजेंसी बेसिस पर जरूरत है। तो अगर हम सिर्फ टेंडर के भरोसे बैठे रहते हैं तो ये सिस्टम हमको 2025 से पहले नहीं मिलेंगे और ये हम सबसे कम टाइमलाइन की बात कर रहे हैं।
लेकिन अगर हम सेम सिस्टम को लीज पर लेने की कोशिश करते हैं तो 1 साल के अंदर ही हमें सिस्टम डिलीवर होना शुरू हो सकते हैं। इसके अलावा लीज पर लेने के भी कुछ अपने फायदे होते हैं और अपने नुकसान होते हैं, लेकिन फिलहाल हमारी जरूरत के हिसाब से देखा जाए तो फंड की कमी से ज्यादा हमें तुरंत इक्विपमेंट की डिलीवरी मिलना काफी जरूरी है। और ये एक मेजर कारण है जिस वजह से अभी भारत की तरफ से डिफेंस इक्विपमेंट को लीज पर लेने की कोशिश किया जा रहा है, ताकि जब तक हमारी ओरिजिनल टेंडर के अंदर फाइनल होकर कोई सिस्टम हमको डिलीवर होना शुरू होगा तब तक हमारी ऑपरेशनल स्ट्रेंथ बरकरार रहेगा और कोई भी वॉइड वहां पे क्रिएट नहीं होगा। अगला अपडेट इसरो की तरफ से। 1 या 2 दिन पहले आप सभी को पता होगा इसरो की तरफ से अपनी फ्यूचर स्पेस प्लेन के बारे में एक अपडेट सामने आया था, लेकिन अभी इसरो को लेके कुछ और खबर भी सामने आया है जिसमें ये बताया गया है कि आगे चल के इसरो की तरफ से एक नहीं बल्कि कई प्रोजेक्ट को लेके काम किया जा रहा है। अब सबको ये बात पहले से ही पता होगा कि इसरो अभी स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के ऊपर काम कर रही है और साथ ही रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल के ऊपर भी काम कर रही है। लेकिन अभी सुनने को मिल रहा है कि इसरो की तरफ से अभी कुछ हैवी लॉन्च व्हीकल को भी डेवलप करने की कोशिश किया जा रहा है, जो कि हमारे GSLV Mark 3 के मुकाबले भी काफी ज्यादा लोड के साथ लॉन्च किए जा सकते हैं। GSLV Mark 3 की बात करें तो ये लो अर्थ ऑर्बिट में लगभग 8 टन के आसपास पेलोड को ले जा सकता है और जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट में लगभग 4 टन से 5 टन के आसपास पेलोड को ले जा सकता है। लेकिन ऐसा कई बार हुआ है जब हमको कोई हैवी सैटेलाइट को लॉन्च करना पड़ता है और GSLV Mark 3 उसके लिए सफिशिएंट नहीं होता है, तो ऐसे में हमको फॉरेन सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की मदद से इनको लॉन्च करना होता है, जैसे कि पिछली बार एरियन स्पेस की मदद से हमारी सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था। लेकिन आगे चल के हम अपनी खुद की हैवी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को तैयार कर रहे हैं और इसके लिए इसरो की तरफ से अभी 2 नए सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को बनाने का फैसला किया गया है, जिसमें से एक का नाम तो हैवी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 1 और दूसरे का नाम हैवी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 2 रखा जाएगा। इनमें से हैवी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 2 की बात करें तो ये लोअर अर्थ ऑर्बिट में लगभग 23 टन के आसपास पेलोड को ले जा सकता है और जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट में 7.5 टन के आसपास की पेलोड को ले जा सकता है। और ये एक रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल भी होने वाला है, जिस वजह से हमारे लॉन्चिंग कॉस्ट आगे चल के धीरे धीरे रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। अब हाल ही में आपने देखा होगा पिछले 5 सालों से नैनो सैटेलाइट्स की भी डिमांड काफी बढ़ रही है और ऐसे में इसको लॉन्च करने के लिए अभी PSLV का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन ये थोड़ा कॉस्ट इफेक्टिव नहीं पड़ रहा है। तो इसी वजह से अभी इसको और ज्यादा फ्लेक्सिबल करने के लिए इसरो की तरफ से स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को तैयार किया जा रहा था, लेकिन अभी सुनने को मिल रहा है कि इसको और ज्यादा फ्लेक्सिबल करने के लिए और मिशन स्पेसिफिक बनाने के लिए इसरो की तरफ से अभी इससे भी छोटी लॉन्च व्हीकल को बनाने का फैसला किया गया, जिसका नाम नैनो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल रखा जाएगा, जिसको स्पेशली नैनो सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। और ये बनने के बाद हो सकता है इसरो का सबसे छोटा लॉन्चिंग व्हीकल बनने वाला है। अगला अपडेट इंडियन नेवी की तरफ से, और अभी हम नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर के बारे में बात करने वाले। तो पिछले महीने डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से हिंट दिया गया था कि नेवी के लिए अभी 24 नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर को लीज पर लेने के लिए एक टेंडर को फ्लोट किया जाएगा और अभी फॉर्मली इसके लिए एक RFI को इशू कर दिया गया। और ये अभी पहली बार है जब नेवी की तरफ से नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स को लीज पर लेके ऑपरेट किया जाएगा। लेकिन इसके साथ ही नेवी की तरफ से ये भी बताया गया कि ये जो लीजिंग टेंडर है इसका प्रीवियस नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर की जो टेंडर था उसके साथ कोई लेना देना नहीं है और वो टेंडर अपने हिसाब से आगे बढ़ने वाला है। तो कुल मिलाकर जब तक उस टेंडर को फाइनल करके हम हेलीकॉप्टर्स को नेवी में शामिल करना शुरू नहीं करते हैं तब तक हम हेलीकॉप्टर्स को लीज पर लेके ऑपरेट कर सकते हैं। अब जिन हेलीकॉप्टर्स को अभी लीज पर लेने की कोशिश किया जा रहा है उनको मेनली सर्च एंड रेस्क्यू मिशन, मेडेवैक मिशन या फिर लो इंटेंसिटी मैरीटाइम ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, यानी कि इनको कभी भी डायरेक्ट ऑफेंसिव मिशन के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। नेवी की तरफ से इशू किए गए RFI के मुताबिक नेवी को साल में कम से कम 360 घंटे का फ्लाइंग आवर का जरूरत है और कुल मिलाकर हर एक हेलीकॉप्टर्स को साल में 180 दिन तक नेवी को सर्विस देना पड़ सकता है और इसमें से कम 120 दिन एक ही स्टेज में होना चाहिए। इसके बाद कुल मिलाकर 24 हेलीकॉप्टर्स का जो सर्विस अवेलेबिलिटी होना चाहिए वो लगभग 75% से ज्यादा होना चाहिए। अब जैसे कि इनको लीज पर लिया जाएगा तो इनकी जितने भी मेजर मेंटेनेंस वर्क रहेगी उन सभी को लीजिंग कंपनी की तरफ से पूरा किया जाएगा और नेवी की तरफ से सिर्फ माइनर मेंटेनेंस वगैरह किया जाएगा। जितने भी हेलीकॉप्टर अभी नेवी में शामिल किए जाएंगे ये पुराने होंगे तब भी चलेगा, लेकिन इनमें कम से कम 15 साल की सर्विस लाइफ बचा होना चाहिए और इसके अंदर नेवी के रिक्वायरमेंट के मुताबिक इंफ्रारेड साइट और 3rd जनरेशन की नाइट विजन गॉगल्स को पहले से इंटीग्रेट करके नेवी को सप्लाई करना पड़ेगा और साथ ही लो इंटेंसिटी मैरीटाइम ऑपरेशन के लिए इसमें 7.62 mm लाइट मशीन गन को भी माउंट किया जाएगा, जिसके लिए जो ट्राइपॉड रहेगा उसको पहले से लीजिंग कंपनी को प्रोवाइड करना पड़ेगा। इस RFI को रिस्पॉन्ड करने के लिए भी 18 जून तक का वक्त दिया गया है और इसके अंदर अभी कम से कम 7 कंपनी पार्टिसिपेट करने की उम्मीद किया जा रहा है, जिसमें से इंडियन कंपनी और ग्लोबल कंपनी शामिल है।
अगला अपडेट आयरन डोम को लेके, और आप सभी अच्छी तरीके से जानते हैं कि आयरन डोम क्या चीज है। ये एक मल्टी लेयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जिसको अभी इजराइल की तरफ से इस्तेमाल किया जा रहा है, और इसमें इजराइल की तरफ से एरो 2, एरो 3, आयरन बीम, बैराकेट और डेविडसन सिस्टम को मिक्स करके इस्तेमाल किया जा रहा है। इसको इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री और राफेल एडवांस सिस्टम की तरफ से जॉइंटली डेवलप किया गया, जो कि मिसाइल के साथ साथ स्मॉल साइज के रॉकेट और मोटार्स को भी इंटरसेप्ट कर सकता है। अभी हाल ही में असल मायने में इसका टेस्टिंग चल रहा है, क्योंकि आप सब अच्छी तरीके से जानते हैं कि इजराइल और फलस्तीन के बीच अभी जंग जैसे हालात हो चुके हैं, और गाजा पट्टी से लगातार बेसिस पर इजराइल के ऊपर रॉकेट की बारिश किया जा रहा है। सोशल मीडिया में इसकी कई वीडियोज भी शेयर किए जा चुके, और देखने के लिए तो आतिशबाजी जैसे लगता है, लेकिन असल में उससे काफी खतरनाक चीज है। और अभी तक इसमें दोनों तरफ से कई लोगों की मारे जाने की खबर सामने आ चुकी है, जिसमें एक इंडियन लेडी भी शामिल है। अभी इजराइल की डिफेंस फोर्सेस की तरफ से उनकी ऑफिशियल ट्विटर आईडी में और उनकी सभी सोशल मीडिया आईडी पर कई सारे वीडियो शेयर किए गए, तो कि आप जाके वहां पे देख सकते हैं। और ऑफिशियल रिपोर्ट के मुताबिक अभी तक गाजा पट्टी से इजराइल के ऊपर 1000 से ज्यादा रॉकेट को फायर किया जा चुका, जिसमें से काफी सारे रॉकेट्स को आयरन डोम की तरफ से इंटरसेप्ट कर लिया गया था। लेकिन इसकी एक्यूरेट फिगर बताना थोड़ा मुश्किल है कि आयरन डोम की तरफ से अभी यहाँ पर कितनी % इनकमिंग प्रोजेक्टाइल को इंटरसेप्ट किया गया था, लेकिन इजराइल की तरफ से बताया जा रहा है कि लगभग 90% रॉकेट को इंटरसेप्ट कर लिया गया था। आयरन डोम सिस्टम की बात करें तो इसमें नॉर्मल एक रडार यूनिट होता है, एक कंट्रोल यूनिट होता है, और इसके साथ मिसाइल लॉन्चर्स मौजूद रहते हैं, जिसमें से हर एक लॉन्चर में 20 इंटरसेप्टर मिसाइल मौजूद रहते हैं, जिनको एक ही जगह में नहीं बल्कि स्कैटर्ड पैटर्न में डिप्लॉय किया जाता है, और एक यूनिट लगभग 150 स्क्वायर किलोमीटर की जगह को कवर कर सकता है। अब यहाँ पर जो रिपोर्ट सामने आ रही है उसमें ये बताया जा रहा है कि आयरन डोम को पार करके भी कुछ रॉकेट इजराइल में आके स्ट्राइक करने में कामयाब हो गए थे, और इसका एक मेजर कारण ये भी हो सकता है कि गाजा साइड से जो रॉकेट फायर किया जा रहा था वो बल्क में फायर किया जा रहा है, और इस वजह से जो इंटरसेप्टर मिसाइल है इनको इंटरसेप्ट करने में दिक्कत हो रही है, और इनको एक बार फायर करने के बाद रिलोड भी करना होता है। तो इसमें जितना वक्त लगता है उस दौरान अगर दूसरे तरफ से फायर कर दिया जाता है तो इनको इंटरसेप्ट करने के चांसेस थोड़े रिड्यूस हो जाते हैं। और वैसे भी अगर बल्क में किसी भी सिस्टम को फायर किया जाता है तो कोई भी सिस्टम किसी न किसी पॉइंट में जाके फेल हो सकता है, चाहे वो इजराइल की आयरन डोम सिस्टम हो या फिर रशिया की S-400 सिस्टम हो। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।